हरे कृष्णा मित्रों, मैं अशोक डबास आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल आइकॉनिक पर। हाँ, तो हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में आपने हर जगह या हर समय सुना है, पर एक्चुअली होता क्या है, कैसे ये जनरेट होता है और उससे संबंधित डिसऑर्डर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम हमारे क्लास की शुरुआत करते हैं पर्सनैलिटी से। आपको जो शब्द नजर आ रहा है पर्सनैलिटी, ये शब्द आप आमतौर पर हर जगह सुना होगा कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। कुछ लोग जो होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो हर स्थिति में उदास रहते हैं, कुछ लोग जरा सी कंडीशन में बेचैन हो जाते हैं, तो कुछ लोग बहुत सारा स्ट्रेस आने पर भी खुश रहते हैं। तो सब जो लोग हैं उनकी पर्सनैलिटी जो है वो अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, ऐसा आपने सुना है। तो ये पर्सनैलिटी है, ये क्या होती है, पर्सनैलिटी का निर्माण कैसे होता है, क्या एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी एक बार बनने के बाद हमेशा ऐसी ही रहती है या फिर यह पर्सनैलिटी समय के अनुसार बदलती रहती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो बात करते हैं कि पर्सनैलिटी शब्द जो है ये कहाँ से आया। तो पहला इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके सामने है वो यही है कि ये पर्सनैलिटी शब्द जो है वो कहाँ से आया है। तो यहाँ से यदि आपसे सवाल पूछा जाता है कि पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो पहले सवाल का आपका जवाब होगा कि ये जो शब्द है पर्सनैलिटी, ये एक हिंदी शब्द है, लेकिन इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से हुई है। कहाँ से हुई है? लैटिन से। लैटिन वर्ड कहां से हुआ है? लैटिन वर्ड। और कौन से लैटिन वर्ड से हुई है? दूसरा सवाल जो है वो ये भी पूछा जा सकता है कि पर्सनैलिटी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है, लेकिन लैटिन भाषा के कौन से शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो आपका जवाब होगा कौन से शब्द से उत्पन्न हुआ है? मास्क से। कौन से उत्पन्न हुआ है? मास्क। दोनों सवाल क्लियर है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि पर्सनैलिटी शब्द जो है वो लैटिन वर्ड है जो उत्पन्न हुआ है, जिसका हिंदी अर्थ क्या है? मास्क। जिसका हिंदी अर्थ क्या है? मास्क। तो फिर बात आती है कि सर लैटिन वर्ड तो नहीं बताया आपने, पर्सनैलिटी आपने बताया कि पर्सनैलिटी का निर्माण जो है एक लैटिन वर्ड से हुआ है जिसका हिंदी अर्थ होता है मास्क। तो वह लैटिन वर्ड कौन सा है? तो मैंने कहा वह लैटिन वर्ड कौन सा है? पर्सोना। पर्सोना, ठीक है। यदि आप ईएसआईसी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ईएसआईसी में सीधा वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको सीधा सा जवाब देना है कि पर्सनैलिटी शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? पर्सोना शब्द से। पूछा जाए कि पर्सोना किस प्रकार का शब्द है, तो आप बताओगे ये लैटिन भाषा का शब्द है और उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, तो आपका जवाब होगा मास्क। यहां तक क्लियर है। अब आगे बात करते हैं कि पर्सनैलिटी जो है वो कैसे बनती है, कैसे निर्माण होता है, या किस चीज को हम पर्सनैलिटी बोलेंगे। तो बात करें हम कि पर्सनैलिटी का निर्माण कैसे होता है, तो आपने बताया कि जो भी हमारा बिहेवियर होता है उस बिहेवियर की टोटल क्वालिटी जो है वो मिलकर के जिस चीज का निर्माण करते हैं उसे आप क्या बोलते हो? पर्सनैलिटी कहते हो। उसे क्या बोलते हो? पर्सनैलिटी। तो अब आपके सामने नई चीज आ रही है कि सर अब आपने फिर कंफ्यूज कर दिया। आपने बताया कि बिहेवियर, तो ये बिहेवियर क्या होता है? आपने बताया कि बिहेवियर, तो बिहेवियर क्या होता है? तो आपने संजय जी की क्लास में पढ़ा होगा, उन्होंने अच्छे से आपको बताया था कि बिहेवियर जो है एक कॉम्प्लेक्स है। क्या है? बिहेवियर भी एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी इंक्लूड होती हैं। तो हम बात करते हैं आपकी पिछली क्लास पे जाकर कि बिहेवियर का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि पर्सनैलिटी का मतलब मैंने एक शब्द में क्या बताया? टोटल क्वालिटी ऑफ बिहेवियर। क्या बताया? टोटल क्वालिटी ऑफ बिहेवियर। टोटल क्वालिटी ऑफ बिहेवियर। आपके स्वभाव की टोटल क्वालिटी जो होती है वो क्या कहलाती है? पर्सनैलिटी कहलाती है। तो अब आपका जो नया सवाल था वो ये था कि सर ये बिहेवियर जो है वो कैसे बनता है। तो मैंने कहा कि आपने अपनी प्रीवियस जो भी क्लासेस थी उनमें अच्छे से पढ़ा था कि बिहेवियर का निर्माण जो है वो कितनी चीजों से मिलकर होता है? 3 चीजों से मिलकर। कितनी चीजों से मिलकर होता है? 3 चीजों से। पहली जो एक्टिविटी होती है वो होती है कॉग्निटिव, दूसरी होती है वो होती है कॉग्निटिव, और तीसरा जो है वो आपने बताया था अफेक्टिव। मतलब आपके इमोशंस कैसे हैं, आपके दिमाग की स्थिति कैसी है
और आपकी मसल्स या शरीर कैसा काम कर रहा है, इन तीन चीजों को मिलाकर के बनेगा क्या? बिहेवियर। और उस बिहेवियर की टोटल क्वालिटी जो है वो कहलाएंगी पर्सनैलिटी। समझ में आ गया? आपने कहा कि आपके इमोशन कैसे हैं, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, आपकी शारीरिक स्थिति कैसी है, उनसे आप जो भी एक्ट करोगे, एक्ट फॉर एवरीथिंग, काम करने से संबंधित सब कुछ ही क्या कहलाता है? बिहेवियर। जैसे कि मैं इधर से इधर आ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, या मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं हाथों को हिला रहा हूं, मतलब कैसी क्रिया होगी? कॉग्निटिव। ठीक है। मैं दिमाग से सोच रहा हूं कि पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या हो सकती है, मतलब कौन सी क्रिया? कॉग्निटिव, सोचना। ठीक है। और अफेक्टिव, मैं मुस्कुरा के क्लास ले रहा हूं या उदास होकर क्लास ले रहा हूं, ये चीज, ये क्या है? अफेक्टिव, इमोशन। ठीक है। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्टेट जो डायरेक्ट दूसरे को प्रभावित करे। जैसे कि आपने कहा कि कोई मुस्कुराता चेहरा देखकर आपके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है, और किसी उदास चेहरे को देख के आप भी उदास हो जाते हो। ठीक है। तो ये होता है अफेक्टिव। ये क्या होता है? अफेक्टिव। तो इन तीनों चीजों से मिलकर बनता है आपका बिहेवियर, और बिहेवियर की सारी क्वालिटीज को आप बोलते हो पर्सनैलिटी। बिहेवियर की सारी क्वालिटीज मिलकर क्या बनाती हैं? पर्सनैलिटी बनाती हैं। अब नया सवाल जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि इस हिसाब से तो पर्सनैलिटी के बहुत सारे प्रकार हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है कि यदि हम देखें तो ऐसे तो पर्सनैलिटी को समझ पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे तो पर्सनैलिटी को समझ पाना बहुत मुश्किल है कि कैसे हम पर्सनैलिटी को समझें, क्योंकि कई सारे इमोशन होते हैं, बहुत सारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज होती हैं और बहुत सारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज होती हैं। हाँ, तो आपके दिमाग में आने वाला ये सवाल बिल्कुल सही है कि पर्सनैलिटी को समझना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो है वो कैसी होती है? यूनिक होती है। हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी होती है? यूनिक होती है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई स्पेसिफिक गुण होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी होती है? यूनिक होती है। तो नेक्स्ट जो सवाल आपके दिमाग में आएगा वो फिर ये आएगा कि इस हिसाब से तो सर फिर आप हर व्यक्ति के बारे में अलग अलग पर्सनैलिटी पढ़ाओगे। लेकिन नहीं, ऐसे हम जो है वो कुछ सामान्य विशेषताओं को एक जगह करेंगे, कुछ सारी विशेषताओं को एक जगह मिलाएंगे और फिर देखने का प्रयास करेंगे कि हाँ, इन विशेषताओं से इस पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर के कई सारे टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी दिए हैं। तो जो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है वो किस हिसाब से होगा? बिहेवियर के हिसाब से। और बिहेवियर किस हिसाब से बन रहा है? कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव। तो जितने सारे भी पर्सनैलिटी के टाइप बनेंगे वो या तो व्यक्ति के शरीर के आधार पे बनेंगे, या फिर व्यक्ति की दिमाग की या सोचने की क्षमताओं के आधार पे बनेंगे, या फिर इफेक्ट के आधार पर, अफेक्ट के आधार पर बनेंगे। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, या फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, कि पर्सनैलिटी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है पर्सनैलिटी को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि शरीर संरचना या फिर आपकी मनोस्थिति जो होती है उसके आधार पर पर्सनैलिटी का अलग अलग टाइप से क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी के कितने प्रकार होते हैं? तो अभी आपने बताया कि पर्सनैलिटी के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यदि देखा जाए तो कुछ पर्सनैलिटी जो है वो शरीर संरचना के आधार पे बनती हैं, और कुछ पर्सनैलिटी जो हैं वो आपकी मनोस्थिति के हिसाब से बनती हैं। इसलिए हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी पर्सनैलिटी जो हैं वो शरीर संरचना के आधार पे होती हैं, या फिर बॉडी स्ट्रक्चर और फिजिक के आधार पर पर्सनैलिटी के कितने प्रकार होते हैं, और व्यक्ति की मनोस्थिति है, कुछ परेशान हैं, कुछ उदास हैं, कुछ खुश हैं, कुछ हर कंडीशन में मुस्कुरा रहे हैं और कुछ हर कंडीशन में उदास हैं।
उनकी मनोस्थिति जो है उनके आधार पर पर्सनैलिटी के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेट। ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेट मतलब आपके साइकोलॉजिकल ट्रेट जो है वो कैसा है, उसके आधार पर पर्सनैलिटी के कितने प्रकार होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेट। साइकोलॉजिकल ट्रेट का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजिकल ट्रेट का मतलब हो गया मनोस्थिति, व्यक्ति की मनोस्थिति कैसी है। व्यक्ति जो है वो अपने इमोशन को अपने साथ रखता है या दूसरों के साथ डील कर पाता है, इस आधार पे। तो इस आधार पे आप बताओगे। सबसे पहला सवाल आपके लिए यहीं से निकल के आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेट क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो क्या जवाब होगा आपका कि साइकोलॉजिकल ट्रेट के आधार पर पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ऑप्शन क्रेसमर ने, हिपोक्रेट्स ने, जंग ने या फिर सेल्डन ने। क्या होगा आपका सही जवाब? अकॉर्डिंग टू जंग। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। किसने दिया था? जंग ने। तो पढ़ेंगे हम अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कार्ल के जंग। कार्ल के जंग के अनुसार जो है वो किस आधार पे दिया गया है? साइकोलॉजिकल ट्रेट की व्यक्ति जो है उसकी मनोस्थिति कैसी है, वह कैसे दूसरे लोगों के साथ रहता है, इसके आधार पर उन्होंने पर्सनैलिटी को विभाजित किया। पहला कौन सा? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों के साथ कंफर्ट फील करते हैं, आसानी से अपनी बात दूसरों को कह सकते हैं या दूसरों की बातें जो हैं वह आसानी से समझ सकते हैं। दूसरे कुछ लोग होते हैं जो कैसी ही स्थिति हो वो अपनी बातें अपने तक ही सीमित रखते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि कौन सी बातें मुझे लोगों को बतानी है और कौन सी बातें जो हैं मुझे अपने तक ही सीमित रखनी होती हैं। तो कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार। कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार। पहले वे लोग जो अपनी भावनाएं या अपने इमोशन दूसरे लोगों तक शेयर कर पाते हैं, उन्हें क्या बोलोगे आप? एक्सट्रोवर्टेड। क्या बोलोगे? एक्सट्रोवर्टेड। कार्ल जंग के अनुसार पर्सनैलिटी का पहला टाइप हो गया एक्सट्रोवर्टेड। कौन सा हो गया? एक्सट्रोवर्टेड। एक्सट्रोवर्टेड। एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी वाले वे लोग होते हैं जो लोग क्या करते हैं, अपने इमोशन या अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं जो हैं वो दूसरे लोगों तक आसानी से पहुंचा देते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो अपनी फीलिंग्स या अपनी भावनाएं सिर्फ अपने तक रखते हैं, वो दूसरे लोगों को नहीं बता पाते हैं। उन लोगों को अकॉर्डिंग टू जंग किस कैटेगरीज के अंदर रखा जाता है? इंट्रोवर्टेड। इंट्रो यानी स्वयं, खुद के अंदर तक सीमित रहते हैं। उनके इमोशन, वो खुश हैं या दुखी हैं, वो कहां तक सीमित रहते हैं? अपने आप तक। तो टाइप जंग के अनुसार वे लोग जो अपने आप में मस्त रहते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो? इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी वाले बंदे, इंट्रोवर्टेड। और तीसरे वे लोग होते हैं जंग के अनुसार जो क्या करते हैं, कुछ बातें दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं या दूसरों की बातें पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो अपने आप तक सीमित रखते हैं, वो हर बातें दूसरों को नहीं बताते। उन लोगों को बोलते हैं एम्बिवर्टेड। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई दोस्त है, उसने आपसे कहा कि हमें पिकनिक पे चलना है, तो आपने क्या कहा? चलो चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब एक्सट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड वाले क्या बोलते हैं? हमेशा ही ना बोलेंगे कि नहीं यार मैं आपके साथ नहीं घूम सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसे, ठीक है, मतलब अपने आप में ही खुश रहता है। और एम्बिवर्टेड वाले क्या होते हैं कि चलो यार आज तो मैं उनके साथ जा रहा हूं, कल मैं आपके साथ चलूंगा, परसों मुझे यहां रहना है। मतलब वह दोनों ही स्थितियों में खुश रहता है। उसे यदि किसी दूसरों के साथ रहना हो तो भी वह रह सकता है और अपने आप में भी रहना हो तब भी वह आसानी से रह पाता है। उसे बोलते हैं एम्बिवर्टेड। क्या बोलते हैं? एम्बिवर्टेड। बहुत सा आसान सा क्लासिफिकेशन है
जंग के अनुसार याद रह जाएगा। सवाल जो है वो सीधा सा इतना सा पूछा जाता है कि जंग ने जो पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन दिया था वो किस बेसिस पे दिया था, तो आप बताओगे कि उसने साइकोलॉजिकल ट्रेट के आधार पर पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन दिया था। सवाल क्लियर। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी या इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी जो है वो किसके द्वारा दी गई है, तो भी आपका सीधा सा जवाब होगा कि सर जंग के द्वारा इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। दोनों सवाल क्लियर है। अब बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल ट्रेट के आधार पर ही व्यक्ति जो है वो कैसे इमोशन दर्शाता है, उस आधार पर ही हिप्पोक्रेट्स ने भी क्या दिया था, क्लासिफिकेशन दिया था। और किसने दिया था, हिप्पोक्रेट्स ने भी। लेकिन ध्यान रखना, यदि एग्जाम के कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल आता है ESIC IIMS कहीं पे भी कि साइकोलॉजिकल ट्रेट के आधार पर पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन किसने किया, तो सही जवाब जो जाएगा वो क्या जाएगा, जंग। सही जवाब क्या जाएगा, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कार्ल के जंग, इसने जो दिया था उसे ही अभी तक साइकोलॉजिकल ट्रेट में माना जाता है। लेकिन हिप्पोक्रेट्स ने जो दिया था वो भी क्या था, साइकोलॉजिकल ट्रेट पर ही आधारित था। लेकिन इसमें क्या बताया मैंने कि इसमें सारे इमोशन इन्वॉल्व होते हैं, और हिप्पोक्रेट्स ने जो बताया वो कुछ एक विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं, सिर्फ कुछ विशेषताएं। बोले तो ज्यादातर यदि सिंपली भाषा में बोलूं तो मूड डिसऑर्डर, ठीक है, कि व्यक्ति का मूड कैसा है, व्यक्ति खुश है या व्यक्ति दुखी है, इसके आधार पर जो है वो हिप्पोक्रेट्स ने क्लासिफिकेशन दिया था। तो याद रह जाएगा, यदि उन ऑप्शंस में क्या है, साइकोलॉजिकल ट्रेट से संबंधित सवाल आया है और उसमें जंग नहीं है, तो दूसरा सही जवाब जो आपका होगा वो क्या होगा, हिप्पोक्रेट्स। क्या होगा, हिप्पोक्रेट्स। तो यही लिख रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। दूसरा क्लासिफिकेशन जो दिया गया था साइकोलॉजिकल ट्रेट का, वो किसके द्वारा दिया गया था, हिप्पोक्रेट्स के अनुसार। हिप्पोक्रेट्स के अनुसार। अब आप कहोगे कि सर हिप्पोक्रेट्स के अनुसार लोग कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने बताया इमोशन मतलब, और वो भी मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर में आपने पढ़ा था या तो बंदा बहुत खुश रहेगा या बंदा बहुत उदास रहेगा। तो व्यक्ति का लेवल ऑफ हैप्पीनेस जो है, खुशी का लेवल जो है उसका, वो कितना खुश है, उसके आधार पर हिप्पोक्रेट्स ने क्या बताए थे, पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर। देखा होगा ना, वो सॉरी पर्सनैलिटी के टाइप आपने देखा होगा ना, कुछ लोग जो हैं वो हमेशा क्या हैं, हर कैसी भी स्थिति हो खुश रहते हैं, कैसी भी स्थिति हो खुश रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैसी भी स्थिति हो परेशान ही रहते हैं। तो हिप्पोक्रेट्स के अनुसार हम बात करें पर्सनैलिटी की, तो सबसे पहला टाइप होता है सैंग्विन। सबसे पहला टाइप कौन सा होता है, सैंग्विन। सैंग्विन। सैंग्विन टाइप वाले जो लोग होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, चीयरफुल। क्या होते हैं, बिल्कुल चीयरफुल और कॉन्फिडेंट, मतलब हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं। आप किसी दोस्त के पास जा रहे हो और आप उसे बोल रहे हो कि कल की एग्जाम है, पढ़ाई की या नहीं, यदि बंदे का रिएक्शन है हंसते हुए वह आपको बोल रहा है कि कैसा भी हो, पेपर कैसा भी आए मैं पास हो जाऊंगा, मतलब हिप्पोक्रेट्स के अनुसार वो व्यक्ति कौन सी पर्सनैलिटी का है, सैंग्विन का। कैसी भी स्थिति हो, उसे नहीं पता पेपर कैसा आएगा, लेकिन उसकी स्थिति, मनोस्थिति जो है, साइकोलॉजिकल ट्रेट है, वो कैसा है, चीयरफुल। क्या है, चीयरफुल और कॉन्फिडेंट। वह विश्वस्त है कि पेपर कैसा भी आए मैं आसानी से पास हो जाऊंगा। ऐसा यदि बोल रहा है, मैंने कहा कि सवाल जरूरी नहीं कि वन लाइनर सीधा है। यदि आप एम्स के एग्जाम दे रहे हो तो सीधा कहां से, एग्जाम्पल से भी सवाल बनता है। तो एग्जाम्पल आ रहा है सीधा आपके सामने कि आपका कोई फ्रेंड जो है जिससे आप बात कर रहे हो एग्जाम के पहले दिन, और वह बिल्कुल हंसते हुए या विश्वास के साथ में जवाब दे रहा है, तो हिप्पोक्रेट्स के अनुसार उसकी पर्सनैलिटी का टाइप कौन सा होगा, तो आपका जवाब होगा, आप सीधा सा सोचोगे कि सर ने क्या पढ़ाया था, सैंग्विन। सैंग्विन में क्या हो रहता है इंसान, चीयरफुल मतलब हंस मिजाज, खुश मिजाज, और कॉन्फिडेंट मतलब विश्वस्त भी है। तो एग्जाम से पहले तो चिंता होनी चाहिए थी नियम अनुसार कि यार कैसा पेपर आएगा, मैंने पढ़ाई की या नहीं, पर फिर भी बंदा यदि क्या है, बिल्कुल विश्वस्त है कि कैसा भी पेपर आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हिप्पोक्रेट्स के अनुसार ये कैसा हो गया, सैंग्विन। कैसा हो गया, सैंग्विन। इसका जस्ट अपोजिट आपको याद करना है, मिलेनकोलिक। इसके जस्ट अपोजिट कौन सा होता है, मिलेनकोलिक। मिलेनकोलिक। मिलेनकोलिक टाइप के जो लोग होते हैं वो इसके जस्ट अपोजिट होंगे, तो याद करने की जरूरत नहीं है। जो बंदा हर कंडीशन में खुश रहता है उसके अपोजिट एक बंदा जो हमेशा उदास रहता है, बिल्कुल सैड रहता है, जैसे तो सब कुछ लुट गया हो उसका, कुछ भी नहीं हो उसके पास, शब्दों की कमी हो जाती है, तो ऐसे लोग होते हैं मिलेनकोलिक। ऐसे लोग क्या होते हैं, मिलेनकोलिक। बहुत देखा होगा आपने कि कुछ लोग जो है अब एग्जाम से पहले आपको थोड़े पता है कि एग्जाम में कैसा सवाल आना है, आप नोट सेट क्लियर करोगे या नहीं, आप जो पेपर देने जा रहे हो अपनी यूनिवर्सिटी का या जो भी, आप उसमें पास होगे या नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल बेचैनी होना सही है, लेकिन नॉर्मल बेचैनी ना होकर भी बंदा कॉन्फिडेंट है तो हिप्पोक्रेट्स के अनुसार सैंग्विन प्रकार का है। और
अभी आपने इतनी पढ़ाई की है, पेपर देखा थोड़ी कैसा आएगा, फिर भी आप परेशान हो और बिल्कुल उदास हो, मतलब किस प्रकार का हो गया टाइप ऑफ पर्सनैलिटी? मेलेनकोलिक। कैसा हो गया? मेलेनकोलिक। याद रह जाएगा, ठीक है। सैंग्विन वाला हंसमुख रहेगा और मेलेनकोलिक वाला क्या रहेगा? उदास रहेगा। ऐसे ही एक टाइप होता है फ्लैग्मेटिक। ऐसा ही कौन सा होता है? एक होता है फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक, फ्लैग्मेटिक वाले लोग कैसे होते हैं? ठीक है, आपने कहा सैंग्विन वाले चीयरफुल होते हैं, मेलेनकोलिक वाले जो लोग होते हैं वो क्या रहते हैं? उदास रहते हैं। मेलेनकोलिक वाले क्या रहते हैं? उदास रहते हैं। और फ्लैग्मेटिक वाले जो लोग होते हैं, फ्लैग्मेटिक पर्सनैलिटी वाले जो लोग रहते हैं वो कैसे रहेंगे? फ्लैग्मेटिक पर्सनैलिटी वाले जो लोग रहेंगे, उससे पहले एक पर्सनैलिटी का टाइप है, इससे आपको याद रह जाएगा। चौथा जो है वो कैसा रहेगा? सैंग्विन, मेलेनकोलिक, फ्लैग्मेटिक, और एक होता है क्लैरिक। कौन सा होता है? क्लैरिक। क्लैरिक में क्या रहेगा? हॉट टेम्पर वाला रहेगा। कैसा रहेगा? हॉट टेम्पर, मतलब क्या रहेगा? गरम मिजाज। कैसा रहेगा? गरम मिजाज। कुछ भी बात करो वो तुरंत क्या हो जाएगा? गरम हो जाएगा। तुरंत क्या हो जाएगा? गरम हो जाएगा, या गुस्सेल प्रवृत्ति का रहेगा। ये क्या रहेगा? गुस्सेल प्रवृत्ति का रहेगा। ये कैसा रहेगा? गुस्सेल प्रवृत्ति का। अब फ्लैग्मेटिक की बात करें तो मैंने कहा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई, ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई, इन कैरेक्टरिस्टिक्स का मिक्सचर रहेगा। इन कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या रहेगा? मिक्सचर रहेगा। फ्लैग्मेटिक में क्या रहेगा? फ्लैग का मतलब क्या, किससे समझते हो आप? ठीक है, कोई प्रतीक चिन्ह जो होता है उससे संबंधित होता है, तो उसमें कई सारे कलर्स हो सकते हैं। उसमें क्या हो सकते हैं? कई सारे कलर। तो उससे आप याद कर सकते हो कि फ्लैग्मेटिक में कई सारे रंग होते हैं, मतलब कई सारे इमोशन होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वह सडनली खुश भी हो जाए, हो सकता है वह सडनली उदास भी हो जाए। ठीक है, तो कई सारे कलर होते हैं, इस सिचुएशन के हिसाब से वो व्यक्ति बदल सकते हैं। ऐसे होते हैं फ्लैग्मेटिक। ऐसे क्या होते हैं? फ्लैग्मेटिक। और चौथा मैंने बता दिया क्लैरिक, क्लैरिक पर्सनैलिटी वाले। क्लैरिक वाले क्या बोला? ठीक है, ये लोग कैसे होते हैं? हॉट टेम्पर वाले होते हैं। आप कुछ भी बोलो तुरंत गुस्सा आ जाएगा, इनको क्या रहेगा? तुरंत गुस्सा आ जाएगा। बिल्कुल हॉट टेम्पर जो है वो रहते हैं। ठीक है, गुस्सेल प्रवृत्ति की याद रह जाएगा। साइकोलॉजिकल ट्रेट मतलब मनोस्थिति कैसी होती है, इमोशन कैसे होते हैं, तो मैंने कहा इमोशन के आधार पे। तो सैंग्विन वाले क्या रहेंगे? बिल्कुल खुश रहेंगे। मेलेनकोलिक वाले बिल्कुल उदास रहेंगे। और क्लैरिक वाले बहुत ज्यादा गुस्से वाले होंगे। और फ्लैग्मेटिक क्या रहेंगे? सभी का मिक्सर रहेगा। ऐसे ही जंग के अनुसार जो बाहरी दुनिया में खुश रहते हैं और दूसरों के साथ एडजस्ट कर पाते हैं, एक्सट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड जो अपनी ही खुशी में खुश रहते हैं। और एम्बिवर्टेड जो इन दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया साइकोलॉजिकल ट्रेट। ऐसे ही पर्सनैलिटी का कुछ प्रकार जो होते हैं वो किस हिसाब से दिए गए हैं? फिजिकल ट्रेट के आधार पे। किसके आधार पे? फिजिकल ट्रेट के आधार पर। बात करें हम कि सर ये जो शब्द लिखा आपने ट्रेट, इसका मतलब क्या होता है? तो ट्रेट का मतलब जो है वो क्या होता है, वो हम अपनी अगली जो क्लास होगी जिसमें हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा। पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे शब्द आया है तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। ट्रेट का मतलब क्या होता है? ट्रेट का मतलब एक ऐसी कंडीशंस होती है जो क्या रहे? हमेशा परसिस्टेंट रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपका कोई क्लासमेट है जिससे आपकी दोस्ती हुई 6th स्टैंडर्ड में। 6th स्टैंडर्ड में आपका कोई दोस्त बना, वो क्या करता है? हमेशा खुश रहता है। हमेशा क्या रहता है? खुश रहता है, दूसरे लोगों के साथ मजाक करता है। ठीक है, अब आप उस व्यक्ति से 15 साल बाद में मिल रहे हो। आप उस व्यक्ति से कब मिल रहे हो? 15 साल बाद में, जब आपकी कॉलेज जो है वो कंप्लीट हो गई, आप कहीं जॉब कर रहे हो, वो भी कहीं और जॉब कर रहा है, एक्सीडेंटली आपकी उस व्यक्ति से मुलाकात होती है। आप देखते हो कि 15 साल बाद जब आप उस व्यक्ति से मिलते हो वह आपसे उसी तरीके से पेश आता है जैसा आपने उसे 6th स्टैंडर्ड में देखा था या 6th स्टैंडर्ड में छोड़ा था। मतलब क्या हुआ? उसकी जो स्थिति है वो अभी तक नहीं बदली। उसकी जो स्थिति है, उसका बिहेव जो है, काम करने का तरीका जो है अभी तक नहीं बदला। अभी भी वह मजाक ही करता है, अभी भी वो सामने वाले के साथ ऐसे ही पेश आता है, अभी भी वह खुश है। मतलब क्या है? ट्रेट। क्या है ये? ट्रेट। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा मूड या इमोशन वो बदलते हैं। मूड या इमोशन जो है वो स्थिति के हिसाब से, स्टेट, जैसे मैंने बताया कि वो क्या होती है? एक स्टेट होती है, वो साइकोलॉजिकल स्टेट होती है, वो बदलती रहती है। जैसे कि आपका जो है जॉब में नंबर आया है या आप एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हुए तो आप खुश रहोगे, पर हमेशा थोड़े खुश रहोगे। जैसे ही दूसरी एग्जाम लगेगी तो फिर वापस डिप्रेशन में चले जाओगे। ठीक है, फिर बेचैनी हो जाएगी, या फिर वो एग्जाम भी क्लियर होगी तो फिर खुश हो जाओगे वापस से, फिर नेक्स्ट एग्जाम की टेंशन आ जाएगी तो फिर वापस टेंशन में आ जाओगे। ऐसे तो ये तो चेंज होती रहती है। जो चेंज हो रही है वो क्या होती है? स्टेट, वह स्थिति होती है। ठीक है, और ट्रेट जो होता है वह क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। ट्रेट जो है वो बदलते नहीं है। तो साइकोलॉजिकल ट्रेट मतलब ऐसी मनोस्थिति जो बदलती नहीं हो। तो इनमें फिक्स
मैंने बताई है कि ये कंपोनेंट होते हैं, ये फिक्स होते हैं, ये बदलते नहीं है। ये हमेशा खुश रहेगा, ये हमेशा उदास रहेगा, ये हमेशा गुस्से वाला रहेगा। ऐसे नहीं है कि वो 6th स्टैंडर्ड में गुस्सा करता था और आप उसे 15 साल बाद में मिले तो उसका गुस्सा कम हो गया, तो गुस्सा कम हो गया तो वो ट्रेट नहीं था। यदि आज भी वो गुस्सा करता है 15 साल बाद भी, तो वो उसका साइकोलॉजिकल ट्रेट था, वह उसका ऐसा गुण था जो आज तक नहीं बदला है। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा ट्रेट का मतलब क्या हो गया और स्टेट का मतलब क्या हो गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल ट्रेट या बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, एक व्यक्ति जो है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर की बनावट जो है वो कैसी है। तो बहुत सारे लोगों की शरीर की बनावट भी तो एक जैसी होती है। मैंने कहा कि पर्सनैलिटी एक नहीं होती है, तो पर्सनैलिटी एक नहीं होती तो कुछ शरीर तो एक जैसा हो सकता है ना। शरीर तो ऐसा हो सकता है कि ज्यादातर लंबा हो, ज्यादातर लोग छोटे होते हैं, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग जो है पतले भी होते हैं। ऐसे तो क्या हो सकता है, शरीर जो है कुछ लोगों का एक जैसा हो सकता है। तो इस आधार पे बताया ना। और मैंने कहा कि कुछ लोगों की विशेषताएं, मन की स्थिति भी ऐसी हो सकती है कि खुश रहते हैं जो लोग, कुछ लोग जो हैं वो उदास रहते हैं। तो ऐसे लोगों का हम क्या करते हैं, उन लोगों को जोड़ते हैं आपस में। पर्सनैलिटी तो यूनिक होती है, इस चीज को आप भूलना नहीं। पर्सनैलिटी क्या होती है, हर बंदे की यूनिक होती है, लेकिन कुछ विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं के आधार पर कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो क्लासिफिकेशन दिया है। इसीलिए तो हम अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो मैं अब बात करना चाहूंगा कि यदि एग्जाम में सवाल आपके सामने आ रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल ट्रेट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया था, तो आपका जवाब क्या रहेगा, किसने दिया था। वेरी गुड, सेल्डन ने। किसने दिया था, सेल्डन ने। तो सही जवाब आपका जो रहेगा, यदि आपसे पूछा जाए कि शरीर संरचना के आधार पर पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन किसने किया, तो आपका सही जवाब होगा सेल्डन ने। और आपसे पूछा जाए कि मनोस्थिति या साइकोलॉजिकल ट्रेट के आधार पर जो है वो पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन किसने किया, तो आपका जवाब होगा जंग ने किया था। ठीक है, तो किसने किया, पहला आपने बता दिया सेल्डन ने। तो अकॉर्डिंग टू सेल्डन, याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लेना। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजिकल ट्रेट, बॉडी स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजिकल ट्रेट, मेरा शरीर कैसा बना है, लोगों का शरीर कैसा बना है, इसके आधार पर जो है वो सेल्डन ने बताया। तो सेल्डन ने क्या बताया कि लोगों का शरीर जो है वो किस प्रकार का बना होता है। ठीक है, तो आपने बताया कि सर कुछ लोगों का शरीर जो होता है वो पतला होता है, कुछ लोगों का शरीर मोटा होता है। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा मोटे होते हैं, तो कुछ लोग ज़्यादा पतले होते हैं, तो कुछ लोग बहुत लंबे होते हैं, तो कुछ लोग बहुत छोटे होते हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो मस्कुलर डेवलप्ड होते हैं। तो सेल्डन के अनुसार टोटल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन से होते हैं, पहला हो गया एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। दूसरा क्या हो गया, मीजोमॉर्फिक। और तीसरा कौन सा हो गया, एक्टोमॉर्फिक। तीसरा कौन सा हो गया, एक्टोमॉर्फिक। याद रह जाएगा, कहीं पे किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि आपसे एग्जाम में सवाल सीधा यहां से आता है कि टाइप ऑफ पर्सनैलिटी मीजोमॉर्फिक, क्या दिया है, सीधा एग्जाम्पल दिया है कि मीजोमॉर्फिक प्रकार की पर्सनैलिटी जो है वो किसी की बंदे की है, तो ये क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है, तो आप बताओगे किसने बताया था, सेल्डन ने। किसने बताया था, सेल्डन ने। अब बात आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये लोग एंडोमॉर्फिक टाइप के हैं या मीजोमॉर्फिक टाइप के हैं या एक्टोमॉर्फिक के। तो मैंने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं है,
तीनों में से एक कोई सी चीज भी आप याद कर लो, ठीक है, उसके आधार पर आपको याद रह जाएगा। जैसे या तो आप एम से मसल्स याद करो, मीजो यानी एम, तो एम से मसल्स मतलब मस्कुलर डेवलपमेंट, जिसकी अच्छी खासी मसल्स होती हैं, बॉडी बिल्डर जिन्हें आप बोलते हो, ठीक है, तो याद हो गया। तो सीधा सा हो गया, बीच वाला कौन सा है, बॉडी बिल्डर वाला है, ठीक है। तो एक क्या होगा, पतला वाला होगा, और एक जो है वो क्या होगा, मोटे वाला होगा, सीधा सा है। तो अब कंफ्यूजन आप बोलोगे कि सर चलो ये तो सीधी सी चीज है, आपने बताया कि मीजोमॉर्फिक हम याद भी कर लेंगे मुश्किल से कि एम फॉर मीजो और मीजो फॉर मसल्स। तो ऐसे लोग जो मस्कुलर डेवलप्ड होते हैं या फिर बॉडी बिल्डर होते हैं वो सेल्डन के अनुसार मीजोमॉर्फिक पर्सनैलिटी के बंदे होते हैं। लेकिन फिर भी सर दो रह गए, एंडोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, तो हम इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से में व्यक्ति पतला होगा और कौन से में मोटा होगा, क्योंकि एग्जाम में के टाइम में तो सारा पढ़ना पड़ता है, तो सर कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी तो एक ही टॉपिक है या तीन ही पर्सनैलिटी है, आपने तीन पहले पढ़ा दी, इधर हिपोक्रेट्स के अनुसार 4 पढ़ा दी, तो 7 तो हो गई, 3 ये पढ़ा दी, 10 और पता नहीं आगे कब तक पढ़ाते जाओगे, तो कितनी सारी हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो फिर एंडोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक में कैसे याद करोगे? एंडो बोले तो अंडे जैसा, एंडो मतलब अंडे जैसा, अंडे जैसा बोले तो छोटा सा गोल मटोल, ठीक है, अंडाकार छोटा सा गोल मटोल व्यक्ति जो होगा वो कैसा होगा, एंडोमॉर्फिक। तो देखे होंगे ना आपने कि कुछ लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइट में छोटे होते हैं पर वेल डेवलप्ड होते हैं ना, ठीक है, छोटे तो होते हैं अंडे जैसे, मतलब कैसे होते हैं, छोटे होते हैं पर मोटे होते हैं, तो वो तो हो जाएंगे एंडोमॉर्फिक। वो कौन से हो जाएंगे, एंडोमॉर्फिक, ठीक है। मीजोमॉर्फिक में आपने बता दिया जिनकी मसल्स अच्छी खासी डेवलप्ड होती हैं। तो फिर तीसरा कौन सा बच गया, एक्टोमॉर्फिक। तो आसानी से बताओगे एक्टोमॉर्फिक मतलब, एक्टो मतलब अब इन तीनों में कौन सा बच गया, पतला और लंबा वाला बच गया। तो आप बोल दोगे कि सर एक्टोमॉर्फिक मतलब ऐसे लोग जो क्या होते हैं, पतले तो होते हैं लेकिन उनकी हाइट जो है वो बहुत लंबी होती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा व्यक्ति जो पतला है और लंबा है, सेल्डन के अनुसार उसकी पर्सनैलिटी का टाइप कौन सा होगा, तो बिना सोचे समझे आप सीधा सा जवाब दोगे कि सर सेल्डन के अनुसार वो बंदा जो है वो एक्टोमॉर्फिक टाइप का होगा। और ऐसे ही मैं पूछूं कि एक ऐसा बंदा जो क्या है, पतला भी है और लंबा भी है, पतला भी है और लंबा भी है, लेकिन क्या कर रहा है, दूसरे लोगों के साथ आसानी से रह पाता है, दूसरे लोगों के साथ आसानी से रह पाता है। तो साइकोलॉजिकल ट्रेट के आधार पर हम देखें तो वो किस प्रकार की पर्सनैलिटी होगी। तो यहां पे आपको ध्यान रखना, सवाल में क्या पूछा है, साइकोलॉजिकल ट्रेट, दोनों चीजें लिखी हैं सवाल में, क्या लिखी है, दोनों लिखे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति पतला भी है और लंबा भी है लेकिन वह दूसरे लोगों के साथ आसानी से जुड़ पाता है, बाहरी वातावरण में आसानी से रह पाता है। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल ट्रेट वह बंदा किस प्रकार का होगा। तो अब आपके दिमाग में विचार आना चाहिए, वहां पे ऑप्शन में सेल्डन भी है, हिपोक्रेट्स भी है, जंग भी है, ठीक है। तो आपका विचार जाना चाहिए कि साइकोलॉजिकल पूछा है, मतलब सेल्डन तो नहीं आएगा, क्योंकि सेल्डन तो साइकोलॉजिकल नहीं दिया, बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पे दिया। तो साइकोलॉजिकल किसने दिया था, जंग ने और हिपोक्रेट्स ने। तो अब आप जाओगे जंग के ऊपर, जंग का क्लासिफिकेशन पे पहुंच गए। फिर जंग का क्लासिफिकेशन आपने कहा कि 3 प्रकार का था, कौन कौन सा आपने बताया, एक्सट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड और एम्बिवर्टेड। तो सही जवाब अब क्या होगा, बाहर की दुनिया में आपने कहा वह आसानी से दूसरे लोगों के साथ जुड़ पाता है, तो किस प्रकार का हो गया, एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी का। कैसा हो गया, एक्सट्रोवर्टेड। तो हर सवाल का जवाब देने से पहले आपको सवाल को पढ़ना होता है। यदि आपकी थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ी है आपने, तो मैं गारंटी लेता हूं कि कैसा भी सवाल हो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हो। बस आपको सवाल को पढ़ना होता है कि सवाल क्या पूछना चाह रहा है। जल्दीबाजी से यदि आप जवाब दोगे, तो पहले कहा था कि आदमी पतला है और लंबा है लेकिन वह दूसरे लोगों के साथ आसानी से रह पाता है, तो साइकोलॉजिकल ट्रेट। तो आपने वो सब तो पढ़ाई नहीं, आपने तो पहले देख लिया कि लंबा था और पतला था, तो उसमें ऑप्शन में एक्सट्रोवर्टेड भी था और एक्टोमॉर्फिक भी था, तो आपने किस पे क्लिक कर दिया, एक्टोमॉर्फिक पे। सवाल हो गया गलत, आप आने के बाद कर रहे हो कि सर आप ही ने तो बताया था कि पतला और लंबा हो तो कैसा होगा, एक्टोमॉर्फिक हो। तो मैंने ये भी बताया था कि यदि शरीर संरचना पे पूछे कि उसका शरीर ऐसा है, लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा था, साइकोलॉजिकली ट्रेट पूछ रहा था कि उसकी मनोस्थिति जो है वो ऐसी है। तो अब हम बात करते हैं क्रेचमर के अनुसार। किसके अनुसार बात करते हैं, क्रेचमर के अनुसार, ठीक है। क्रेचमर के अनुसार जो है वो हम बात करें कि पर्सनैलिटी जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो क्रेचमर ने भी बताया था कि शरीर जो है वो जैसा हमारा शरीर बना है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वैसे ही जो है वो हमारी पर्सनैलिटी होगी, वैसे ही क्या होगी, हमारी पर्सनैलिटी होगी, ठीक है। तो यहां पे जो है उन्हीं को शब्दों को उसने परिवर्तित किया है। क्या किया है, शब्दों को परिवर्तित किया है। जैसे कि एंडोमॉर्फिक, पहला है एंडोमॉर्फिक।
अब ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जिसमें दोनों ट्रेट आएंगे। जिसमें क्या आएंगे, दोनों ट्रेट, बॉडी स्ट्रेच वाला भी आएगा और क्या आएगा, साइकोलॉजिकल ट्रेट भी आएगा, ठीक है। आसानी से और अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहां से हम उठाएंगे और यहां से उसकी साइकोलॉजिकल ट्रेट में इसमें डालूंगा। जैसे कि यहां क्या था, एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक का मतलब शरीर के हिसाब से कैसे लोग होंगे, कैसे होंगे, अंडे के आकार के, मतलब क्या, छोटे होंगे और मोटे होंगे। अब जो लोग छोटे होते हैं और मोटे होते हैं, हम साइकोलॉजिकली सोचते हैं कि ये तो अभी बच्चा ही है। साइकोलॉजिकली क्या है, बच्चे जैसे दिखते हैं ना, गोल मटोल छोटे से बच्चे जैसे दिखते हैं। तो सोचो बच्चे कैसे होते हैं, तो बच्चे कैसे होते हैं, एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी के बच्चे जो होते हैं वो कैसे होंगे, एक्सट्रोवर्टेड। आपने खिलौना दिया, आपके पास आ गए, किसी दूसरे ने खिलौना दिया, दूसरे के पास चले जाएंगे। जरूरी नहीं है ना, उन्हें तो क्या चाहिए, एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी की, वो आसानी से दूसरों के पास चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, बाहरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाहरी ऑब्जेक्ट। आपने उसे अच्छा खिलौना दिया है, वो आपकी तरफ आ जाएंगे। आपने उसे मिठाई दी है, वो आपकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो पिकनिक, तो कैसे हो गए, पिकनिक। तो याद रहेगा, एंडोमॉर्फिक को क्रेसमर ने क्या किया है, पिकनिक बोल दिया। क्या बोल दिया, पिकनिक। क्या बोल दिया है, पिकनिक, पिकनिक, ठीक है। पिकनिक वाले लोग जो होते हैं, मतलब पिकनिक मनाना मतलब बाहर जाना, तो याद रहोगे दोनों चीजें, बाहर घूमने वाले मतलब एक्सट्रोवर्टेड हो गए, और शरीर संरचना एंडोमॉर्फिक जैसी रहेगी। ऐसे लोग जिनकी शरीर जो है वो छोटा होता है, मोटा होता है, और वो बाहर की दुनिया में खुश रहते हैं, घूमने वाले लोग होते हैं, क्रेसमर के अनुसार वे लोग पिकनिक टाइप पर्सनैलिटी के होते हैं। कैसे होते हैं, पिकनिक टाइप पर्सनैलिटी के होते हैं। अब दूसरा है मीजोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक मतलब जिनकी मसल्स अच्छी डेवलप होती हैं। मसल्स अच्छी डेवलप होती हैं मतलब विचार भी अच्छे होंगे। मसल्स अच्छी डेवलप होगी तो विचार भी अच्छे होंगे। तो मीजोमॉर्फिक वालों को क्रेसमर में नाम बदलकर क्या दे दिया गया है, एथलेटिक। क्या दे दिया है, एथलेटिक। एथलेटिक, एथलेटिक यानी जो खेलने वाले होते हैं। एथलेटिक्स जो होते हैं ना, जो लंबी जंप करते हैं, दौड़ करते हैं, ठीक है, कुश्ती करते हैं, वो सारे जो खेलते हैं उन्हें आप एथलेटिक के अंदर कंसीडर करते हो। तो जो एथलेटिक वाले लोग होते हैं वो तो काम करते हैं, तो उनकी मसल्स कैसी होती हैं, डेवलप होती हैं। उनकी मसल्स क्या होती हैं, वेल डेवलप होती हैं। उनकी मसल्स कैसी होती हैं, बिल्कुल वेल डेवलप होती हैं। तो किस प्रकार का, मीजोमॉर्फिक। ध्यान रखना कोई अंतर नहीं है, लेकिन इतना अंतर है कि क्रेसमर ने इनको नाम दिया एथलेटिक और सेल्डन ने इनको नाम दिया मीजोमॉर्फिक। सेल्डन ने इनको क्या नाम दिया, मीजोमॉर्फिक, ठीक है। ऐसे ही तीसरा और इंपॉर्टेंट जो है वो हो गया, पिकनिक हो गया, एथलेटिक हो गया, डिस्प्लास्टिक हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया, डिस्प्लास्टिक। डिस्प्लास्टिक, डिस्प्लास्टिक का मतलब क्या हो गया, सभी। डिस्प्लास्टिक का मतलब क्या हो गया, सभी प्रकार के ऐसे लोग जिनके अंदर क्या होती है, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं, ठीक है। सबका मिक्सचर जो है वो होता है। जैसे आपने बताया था फ्लैगमेटिक के अंदर, जैसा आपने क्या बताया था, फ्लैगमेटिक के अंदर जो है वो बताया था, ठीक है। फ्लैगमेटिक में बताया था कि ऐसे जिनका इमोशनली क्या होते हैं, सभी लोग मिले जुले होते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप बात कर रहे थे कि सर एक्टोमॉर्फिक को क्या बोलेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक्टोमॉर्फिक। डी में तो आपने डिस्प्लास्टिक लिख दिया, पर हमारा एक क्लासिफिकेशन रह गया था इसके हिसाब से, ठीक है। आपने कहा कि एक्टोमॉर्फिक मतलब जो पतले होते हैं, लंबे होते हैं, उन्हें क्रेसमर क्या कहेंगे, तो उन्हें बोलेंगे एस्थेनिक। क्या बोलेंगे, एस्थेनिक। याद रह जाएगा। एथलेटिक वे लोग होते हैं जो क्या होते हैं, मस्कुलर डेवलप्ड होते हैं, मतलब मीजोमॉर्फिक टाइप। एस्थेनिक वाले वे लोग होते हैं जो एक्टोमॉर्फिक, ठीक है, पतले होते हैं और लंबे होते हैं। पिकनिक वाले एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी के होंगे और डिस्प्लास्टिक वाले मिले जुले रहेंगे। याद रह जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आसानी से आपको इस हिसाब से पढ़ना है ताकि चारों क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से याद हो। जो जंग के अनुसार और हिपोक्रेट्स के अनुसार दिया वो इमोशंस के आधार पे थे, व्यक्ति की मनोस्थिति के आधार पे थे। जो अभी मैंने बताया सेल्डन और क्रेसमर के अनुसार वो बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पे हैं। दोनों क्लासिफिकेशन में कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ आपको नामों का ध्यान रखना है ऐसा कैसा रहेगा। बस ध्यान देना है कि एग्जामिनर जो है वो क्या पूछना चाह रहा है, किस बेसिस पे पूछना चाह रहा है, उसी के आधार पे आपको जवाब देना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब फाइनली बात करते हैं हम लास्ट और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी का, किसके आधार पे, ऑन द डिजीज कंडीशन, ऑन द डिजीज कंडीशन, ठीक है। जैसे बताया गया था कि लोगों में जो हार्ट डिजीज होती है उसके आधार पे जो है वो भी कई सारी पर्सनैलिटी होती हैं, तो हम डिजीज कंडीशन के आधार पे पढ़ते हैं। ये याद रह जाएगा। पहला क्लासिफिकेशन बताया मनोस्थिति के आधार पे साइकोलॉजिकल ट्रेट, दूसरा फिजियोलॉजिकल ट्रेट,
साइकोलॉजिकल ट्रेट में 2 पढ़ा, जंग के अनुसार 3 प्रकार पढ़ लिए, एक्सट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड, एम्बिवर्टेड। फिर पढ़ा आपने हिपोक्रेट्स के अनुसार 4 टाइप पढ़ लिए, सैंग्विन, फ्लैग्मेटिक, क्लारिक, ठीक है, और मिलेनोकोलिक। फिर आपने पढ़ा बॉडी स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजिकल ट्रेट पे भी 2 पढ़ लिए आपने। पहला पढ़ लिया सेल्डन के अनुसार, दूसरा पढ़ लिया क्रेसमर के अनुसार। सेल्डन के अनुसार भी आपने 3 टाइप पढ़ लिए, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। और क्रेसमर के अनुसार भी आपने 4 टाइप पढ़ लिए, पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक और डिस्प्लास्टिक। अब फाइनल हमारा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज कंडीशन। किस पे बात कर रहे थे? ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज कंडीशन। ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज कंडीशन, व्यक्ति में बीमारी जो होती है उसके आधार पर भी पर्सनैलिटी के कई टाइप होते हैं। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा, 1 ही मिनट में आपको याद हो जाएगा कि डिजीज कंडीशन के आधार पर भी पर्सनैलिटी के 3 ही टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 ही टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होंगे? आपने बोला टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। और इनमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं, आप आसानी से याद रखोगे। ए बी सी से ही आपको याद रखना है। ए फॉर एनोक्सियस, ठीक है, अग्रेशन, एम्बिएशन, एक्सीडेंट, वे सारी चीजें जो ए से, मतलब ऐसे लोग कैसे होते हैं? एनोक्सियस होते हैं। अग्रेशन, बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं। एम्बिएशन, ऐसे लोग गुस्से वाले होते हैं लेकिन इनकी जो कॉम्पिटिटिव ड्राइव होती है, किसी चीज को प्राप्त करने की लालसा होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। तो यदि आप देखो कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है लेकिन वह चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा काम भी करूं, उसकी कॉम्पिटिटिव ड्राइव है कि आज मैंने जो है वो इतने मार्क्स हासिल किए हैं, नेक्स्ट लेवल पे मैं इतने मार्क्स हासिल करूंगा, फिर मैं इस लेवल पे जाऊंगा, ऐसा सोच रहा है। कॉम्पिटिटिव ड्राइव, एम्बिशन जो है, उसकी महत्वाकांक्षा जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आप बोलोगे कि डिजीज कंडीशन के अनुसार वह किस प्रकार का व्यक्ति है? टाइप ए। याद रह जाएगा, टाइप ए प्रकार के लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अग्रेसिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, एम्बिशन इनकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इन लोगों में एंगर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। और ऐसे लोग जो हैं प्रोन टू एक्सीडेंट के प्रति और सुसाइड के प्रति भी क्या होते हैं? ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। क्यों होंगे? आपने कहा कि जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा होता है और एम्बिशन या महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, तो वो चाहते हैं कि मैं इस लेवल पे पहुंचूं, तो उस लेवल पे वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन्हें क्या आएगा? गुस्सा आएगा। तो वो क्या कर सकते हैं? एक्सीडेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सीडेंट कर सकते हैं। खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब एक्सीडेंट और सुसाइडल टेंडेंसी जो है वो इन लोगों के अंदर पाई जाएगी। अब देखो, जैसे सवाल एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एक व्यक्ति जो क्या है, जिसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी या एक्सीडेंट के चांस ज्यादा होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज कंडीशन उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी होगी? तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, आप तुरंत जवाब दोगे कि एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट किन में होगा? ज्यादा गुस्से वाले लोग रहेंगे, कॉम्पिटिटिव ड्राइव ज्यादा रहेगी, तो उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो पक्का है कि उन्हें गुस्सा आएगा तो कुछ ना कुछ गलत करेंगे, एक्सीडेंट करेंगे, अपने आप को मारने की कोशिश करेंगे, दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे। तो टाइप ए, ठीक है। ए फॉर एक्सीडेंट, ठीक है, ए फॉर एम्बिशन, याद रह जाएगा, ए फॉर अग्रेशन, तो याद रह जाएगा। अब बात करते हैं कि बीमारी कौन सी होगी। आपने तो बताया कि सर डिजीज, तो डिजीज तो बताओ। तो हार्ट डिजीज की बात करें तो इनके अंदर चांस जो है वो किसके ज्यादा चांस रहते हैं? सीएडी के। किसके ज्यादा चांस रहते हैं? सीएडी के। कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज, सीएडी जो है उनके चांस जो हैं ऐसे लोगों में ज्यादा रहते हैं। याद रह जाएगा, टाइप ए वाले लोग जो हैं वो एक्सीडेंट के प्रति क्या रहते हैं? सुग्राही रहते हैं। ऐसे लोगों में गुस्सा जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। और ऐसे लोगों के एम्बिशन जो है, कॉम्पिटिटिव ड्राइव जो है वो भी बहुत ज्यादा होती है। अब बात करते हैं टाइप बी।
अब बात करते हैं हम टाइप बी, मतलब याद रखना बी से, थिंक बिफोर डिसीजन, थिंक बिफोर 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 मतलब कोई भी काम करने से पहले, बिफोर, ऐसे एम्बिशन और अग्रेशन पढ़ा था, ऐसे ही बी से याद रखना, बिफोर बिफोर मतलब कुछ भी करने से पहले वो सोचते हैं, थिंक बिफोर डिसीजन, काम करने से पहले ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो हैं वो निर्णय लेने से पहले सोचते हैं, अच्छी तरीके से सोचकर ही निर्णय लेते हैं। ऐसे लोगों में भी सीएडी का खतरा रहता है, ऐसे लोगों में भी क्या रहता है, सीएडी का खतरा रहता है। लेकिन किसके हिसाब से, टाइप ए के हिसाब से जो है वो सीएडी का खतरा इनमें कम रहता है, टाइप ए के हिसाब से इसमें सीएडी का खतरा क्या रहता है, कम रहता है। अब लास्ट और फाइनल बात करते हैं हम टाइप सी, लास्ट फाइनल बात करते हैं हम टाइप सी, सी फॉर याद रखना काम, ठीक है। ये लोग जो हैं वो शांत रहते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, शांत रहते हैं। ऐसे लोगों के अंदर सी से बीमारी कौन सी आएगी, कैंसर, सी से बीमारी कौन सी आएगी, कैंसर। ऐसे लोगों में कैंसर का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इन लोगों को भी गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन टाइप ए वाले लोग गुस्से को निकाल देते हैं, बाइक जो है वो ज्यादा तेजी से चलाते हैं, खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूसरों का एक्सीडेंट कर सकते हैं। लेकिन टाइप सी वाले जो लोग हैं वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हैं और क्या करते हैं, उसे बाहर एक्सप्रेस नहीं करते, और ऐसे लोगों में कैंसर का खतरा रहता है, ठीक है। समझ में आ गया, कहीं पे किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, नाम से ही याद रह जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज कंडीशन जो है वो पर्सनैलिटी के 3 टाइप होते हैं, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। ए फॉर अग्रेशन, एक्सीडेंट या फिर एम्बिशन। बी फॉर बिफोर थिंक डिसीजन, मतलब आप डिसीजन लोगे उससे पहले सोचोगे और फिर काम करोगे। और सी फॉर काम या कैंसर, बीमारी होगी कैंसर वाली और गुस्से को क्या करते हैं, शांत करके रखते हैं। ये थे हमारे कुछ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। अब हमारी अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर। ये जो पर्सनैलिटी होती है ये इतने प्रकार की होती है, तो इसके डिसऑर्डर जो हैं वो कौन कौन से होते हैं या किन को आप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलेंगे, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के में बात करेंगे। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्णा।